वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। मैं हूं विवेक यादव, प्रवक्ता अहिल्याबाई होलकर इंटर कॉलेज अकबरपुर कानपुर देहात। बच्चों, प्रीवियस क्लास में अभी हमने बात की थी ओम के नियम पर और हमने जाना था कि ओमी परपद क्या है और अनोमी परपद क्या है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वैद्युत प्रतिरोध पर कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं, और साथ में हम जानेंगे कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। आप यदि हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक बेल आइकन भी दिया गया है जिसे आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ में उन बच्चों को भी लिंक शेयर कर दें जो आगामी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं, जिससे कि वो भी लाभार्थी हो सके। चलिए आज की इस क्लास में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, वैद्युत प्रतिरोध क्या है। बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे चालक की। किसकी बात करेंगे? चालक। हमने कोई एक चालक तार लिया है। क्या लिया है? चालक तार। क्या सभी बच्चों को चालक की डेफिनेशन पता है कि नहीं है? आप सभी ने बेटा फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा कि चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाए। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चालक कहते हैं। तो हमने कोई एक चालक तार ले लिया। क्या ले लिया? चालक तार। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया, प्रवाहित करवाया। जैसी इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके मार्ग में रुकावट पैदा होने लगती। क्या होने लगती? रुकावट। जैसी यहां से धारा चली और जैसी थोड़ा सा आगे बढ़े, इसके मार्ग में क्या होने लगी? रुकावट पैदा होने लगी। और इसी रुकावट का नाम बेटा क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है, जिसे हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ये चालक का एक प्रकार से गुण है। क्या है? गुण। कि ये चालक का एक प्रकार से गुण है, जिसके कारण से ये धारा के मार्ग में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। और इसी रुकावट को ही हम चालक का क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आप सभी को पता है कि प्रतिरोध को हम रेजिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। इस वजह से हम इसे डिनोट करते हैं किससे? आर से। किससे करते हैं? आर से, कैपिटल आर से। तो क्या इतनी सी बात भाई क्लियर हो गई? अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है, आप तुरंत बता सकते हैं। कैसे बताने वाले हैं वैद्युत प्रतिरोध को? कि भाई कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, उसे हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा बच्चों कि अगर हम न्यूमेरिक पोर्शन को हल करेंगे तो बहुत बार हमें फिगर वाले हमारे पास न्यूमेरिकल भी हमें मिलेंगे, और जिसमें अगर कुछ इस प्रकार का कोई एक सिंबल दिया गया हो तो हमेशा याद रखना कि यही हमारे पास क्या है? प्रतिरोध है। आप कह सकते हो कि प्रतिरोध का ये एक प्रकार से सिंबल है। जब भी हम बेटा कोई भी हम न्यूमेरिक पोर्शन को हल करते हैं तो आपको बार बार कुछ ऐसे डिजाइनदार खांचे नुमा ऐसा बना होगा और जहां लिखा होगा 3 ओम 4 ओम कुछ इस प्रकार से, तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारे पास क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। तो क्या इतनी सी बात बच्चों क्लियर हो गई? हमने अभी प्रीवियस क्लास में ही डिस्कशन किया था ओम के नियम पर। शायद आपको याद भी होगा कि ओम ने हमें बताया था V/I बराबर कांस्टेंट, और जहां पर एक कांस्टेंट हमने लिया था बच्चों कितना? R। कितना लिया था? R। अब R क्या था? प्रतिरोध था। तो हम यहां से भी अपनी डेफिनेशन को फ्रेम कर सकते हैं क्या? कि जब भी किसी चालक में आप वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। और विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम चालक का क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आप यहां से अपनी डेफिनेशन बता सकते हैं। V क्या है? वोल्टेज है। वोल्टेज कहां पर है? A और B के बीच का है, तो हम कह सकते हैं ये चालक के सिरों के बीच का विभवांतर है। I क्या है? चालक में बहने वाली धारा है। तो ये क्या है? आप देख रहे हो अनुपात में है, मतलब बटे में। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या? कि किसी चालक में या किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम चालक का वैद्युत क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या इतनी सी बात भाई क्लियर हो गई? किसी को दिक्कत तो नहीं है? आपके पास अगर इस प्रकार की कोई डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है आप तुरंत बता सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी मात्रक पर और इनकी विमा पर, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी मात्रक इनकी विमाएं भी पूछ दी जाती हैं, तो जिस कारण से हम इनकी मात्रक पर बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए भाई, R बराबर क्या था? V/I
फार्मूला तो हमें याद ही है भाई। देखो फार्मूले याद करना इस वजह से आवश्यक है, मैंने पहले भी डिस्कशन में बताया था आपको कि फार्मूले हमारे पास डेरिवेशन में अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें रिमूव कर देती हैं। दूसरी चीज हमारे न्यूमेरिक पोर्शन में बड़ी ही कारगर होती है, तो जिस कारण से हमें फार्मूले पे अधिक से अधिक फोकस करना होगा और उन्हें याद भी रखना होगा, अपनी पॉकेट में रखना होगा भाई साहब। हाँ, जब भी जरूरत पड़े तुरंत निकाल कर दे दीजिएगा। तो सिंपल तरीके से हमने याद कर लिया है कि R बराबर कितना है, V/I। अब यहां से देखिए भाई, इनके मात्रकों को देख लेते हैं। आप देख क्या रहे हैं कि भाई V क्या है, विभवांतर, मतलब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम सभी जानते हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या होता था, अभी हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा होगा, क्या होता था, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और आपने देखा कि I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का हमने मात्रक क्या पढ़ा था, एम्पियर। तो हमारे पास मात्रक क्या बन गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या बना भाई, वोल्ट प्रति एम्पियर। आप सभी जानते हैं कि भाई ये जितना भी रिलेशनशिप आया वो किसने दिया था, जर्मन के एक वैज्ञानिक जिसका नाम था ओम। बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम पर भी हम मात्रक यूज कर लेते हैं, और जिस कारण से इसका एक मात्रक आता है बेटा, क्या, ओम। क्या आता है, ओम। और इसका कुछ सिंबल कुछ इस प्रकार से हम डिजाइन कर देते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कहीं पर आपको हिंदी में लिखा मिले या कुछ इस प्रकार से सिंबल बना हुआ नजर आए तो आप जानिएगा इसका नाम क्या है, ओम है। क्या नाम है, ओम। आपने केवल 2 ही मात्रक अभी हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक पढ़े होंगे, लेकिन आज हम 2 मात्रक आपको इसके और बताने वाले हैं। एक सबसे पहले हम मात्रक बताने वाले 1/μ, इसे भाई मो कहते हैं। आप देख क्या रहे हैं कि 1/μ होता है। अगर हम इसे ऊपर ले जाएं, तुम्हें पता है कि जब भी कोई संख्या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो उसके जो घातांक होते हैं उनका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जिस कारण से ये क्या बन जाएंगे, आपके पास इनकी घात कितनी, 1। जब ये ऊपर जाएंगे तो पावर किसमें हो जाएंगी, माइनस में, और जिसे हम कहते हैं इनवर्स। तो आपके पास बना मोह इनवर्स। क्या बना बच्चों, मोह इनवर्स। आपका दूसरा एक मात्रक होता है 1/साइमन। क्या है, साइमन। भाई साहब ये वो वाले साइमन नहीं, अंग्रेजों वाले कि साइमन तुम वापस जाओ। हाँ, जो लाला लाजपत राय ने एक आंदोलन छेड़ा था, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और जिसको हमने वैद्युत चालकता में हम पढ़ेंगे इनके साइमन के बारे में। तो आप याद रखिएगा, इनका एक और मात्रक होता है 1/साइमन। अगर हम साइमन को ऊपर लेकर जाते हैं तो फिर से हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, साइमन इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, साइमन इनवर्स। क्या इतनी सी बात भाई क्लियर हो गई। आप देखते क्या है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें मात्रक देता है कि बताइएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए और लिख दिया गया इनमें से बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या है। लेकिन उन ऑप्शनों में हमारे पास ये दोनों मात्रक दिए नहीं जाते, केवल ये दोनों मात्रक में से किसी एक मात्रक को दे दिया जाता है, और हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें ये दोनों मात्रक पता नहीं होते, और उस समय हम अपना क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, 1/μ। आपके पास 1/ कितना, साइमन। अब हम बात कर लेते हैं बेटा विमा की भी। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विमा भी पूछी जाती है, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको बस फार्मूले पर कमांड रखना है। देखो अभी हमने प्रतिरोध का फार्मूला क्या पढ़ा है बच्चों, R बराबर V/I। क्या पढ़ा हमने, R बराबर V/I। लेकिन हमें V का मान लीजिए नहीं पता है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने 3rd ही चैप्टर में पढ़ा होगा V बराबर W/ कितना होता था, क्यों, ये तो अभी हमने विभव और विभवांतर के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें W की मतलब कार्य की विमा हमें याद है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर V की जगह पर कितना फार्मूला में रख के दे रहा हूं, W/Q। और भाई साहब I जो बटी में है उन्हें भी हमने लिख दिया कुछ इस प्रकार से। अब हमें सभी चीजें पता है, तो ध्यान से देखिए भाई विमा कैसे हम निकालने वाले हैं। कार्य की विमा बेटा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, क्या, ml² T⁻²। अगर हम बात करें आवेश की, Q की, तो आवेश की विमा कितनी होती, 80। हमने 80 लिख दिया। AI जो हमारे पास है वह एक मूल राशि है, और जिस कारण से हमारे पास इसका विमा जो है वो कितना होता है, A होता है, तो हमने A को लिख दिया। अब ध्यान से देखो कि ये जितनी भी हमारे पास बेटा इक्विवेलेंट दिए हैं, इन्हें सभी को हमें कहां लेकर जाना है, ऊपर लेकर जाना है। आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है कि जब भी कोई हमारे पास इक्विवेलेंट नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है तो उसके जो भी पावर होती है उनके साइन जो होते हैं वो बदल जाते हैं, प्लस होता है तो माइनस, और माइनस होता है तो प्लस। अब यहां से हमने देखा क्या कि ml² तो भाई सेम रहा,
टी की देखिए यहाँ पर पावर कितनी 1 और यहाँ पर कितनी -2। जब ये ऊपर जाएगा बेटा 1 तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो टी की पावर कितनी हो गई -3। ध्यान से देखिए ए और ए कितना हो गया a स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएंगे कितना हो जाएगी a की पावर -2। तो इनकी विमा क्या निकल कर आई बच्चों ml स्क्वायर टी की पावर -3 a की पावर -2। क्या इतनी सी बात तुम्हें क्लियर हो गई? आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा 2017 के बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के लिए क्वेश्चन ये पूछा गया है। बहुत सारे बच्चों ने मिस भी कर लिया, क्योंकि बच्चे क्या जानते हैं कि भाई अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, तो जो ओम के नियम का सत्यापन हम करते हैं उसके लिए जो हमें फार्मूला चाहिए अनुगमन वेग का, विभवांतर में जो संबंध हम निकालते हैं वो हम यहां से निकालते हैं। तो इस वजह से हमने ओम के नियम के सत्यापन को 2 भागों में ब्रेक कर दिया है। पहले हम समझेंगे क्या कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। अब ध्यान से समझिएगा डेरिवेशन को। सबसे पहले हम इसके चित्र को समझते हैं। हमने कोई एक L लंबाई का कोई एक चालक तार लिया है। क्या लिया बच्चों? चालक तार। जब हम इस चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने पर इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और जैसी बैटरी से जोड़ा गया धारा प्रवाहित हुई, तुरंत इनके सिरों के बीच में विभवांतर V क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। जैसी इसमें विभवांतर उत्पन्न होता है तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक नियत वेग से बेटा धारा की विपरीत दिशा में क्या करते हैं? चलने लगते हैं। और जब भी वो चलते हैं तो उनका जो वेग होता है उसी वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। हमें अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित करना है। अब ध्यान से मेरी बात ध्यान से आप समझे, सुने कि भाई जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान या एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलता है, तो जब ये चल रहे होते हैं तो यहां से कोई यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन चला और यहां तक आया। जब ये चलेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, तब हम बात कर सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं यहां पर गति हो रही है। और गति के लिए हमने 3 समीकरणों को बेटा फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ा हुआ है। हमारे पास पहला गति का समीकरण है बेटा कितना? V बराबर U प्लस कितना? AT। V बराबर कितना होता है? U प्लस AT। यहां पर V का नाम क्या है? आपके पास बेटा अंतिम वेग, और U क्या होता है? प्रारंभिक वेग। A हमारे पास त्वरण एक्सीलरेशन, और T क्या है? टाइम है। मतलब हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये चीजें दी जाती हैं। अब ध्यान से देखिए कि जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हमने बैटरी नहीं लगाया है तब ये बिल्कुल शांत अवस्था में होंगे। इसका मतलब कि प्रत्येक हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा? 0 होगा। और जो इनका अंतिम वेग होगा वह एक नियत वेग होगा, और इसी नियत वेग का नाम क्या है? अनुगमन वेग। इस कारण से हमने इनका नाम क्या लिख दिया? VD लिख दिया। आप सभी को अभी हमने पिछली क्लास में ही पढ़ाया था क्या? श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, जिसमें आपको हमने बताया था कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ये धनायनों से टकराते हैं, और 2 क्रमागत धनायनों की जो टक्कर होती है उनके बीच का जो समय होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम टी ना लेकर बेटा क्या ले लेते हैं? टाउ ले लेते हैं। तो हमारे पास VD बराबर क्या आ जाता है? A टाउ। कितना आता है भाई? A टाउ। मतलब अगर हम डेरिवेशन को कर रहे हैं तो पहले बच्चों हमें समरी भी जाननी जरूरी होती है कि हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई हैं, इनके लिए डेरिवेशन में हमें क्या करना पड़ेगा। इस वजह से हम देख क्या रहे हैं कि अनुगमन वेग, और हमें अगर विभवांतर में संबंध को लाना है तो हमारे पास VD बराबर एक फार्मूला बनकर आता है कितना? A टाउ। मतलब सबसे पहले हमें A फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा डेरिवेशन में? A क्या है? त्वरण है, एक्सीलरेशन है। यार सभी को आपको फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ाया गया होगा या आपने पढ़ रखा होगा क्या कि भाई आपके पास जो न्यूटन भैया थे उन्होंने गति के 3 समीकरण दिए थे, और जिनके द्वितीय समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो F बराबर कितना था भाई? M इंटू A, और A बराबर कितना आता है? F अपॉन M। मतलब हमें A फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? F की आवश्यकता है। मतलब हमें F मिल जाए तो हम A तुरंत फाइंड कर लेंगे, और जब A फाइंड होगा तो हम आराम से VD
VD फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब हमें VD लाने के लिए A चाहिए और A लाने के लिए हमें क्या चाहिए, F चाहिए। हमारा मोटिव केवल समझाने का केवल यही था कि भाई जब भी हम डेरिवेशन करें तो हमें पहले ये चीजें जान लेना बहुत जरूरी होती है कि हम डेरिवेशन करने वाले तो इसमें क्या क्या चीजों की हमें जरूरत हो रही और क्या हमारे पास में लाना चाहिए, तब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने फिगर बनाया, फिगर बनाने के बाद इसका एक डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, जिस प्रकार से हम फिगर बनाए हुए उसी प्रकार से आपको लिखना होता है। कैसे लिखेंगे भाई, कि माना L लंबाई का कोई एक चालक तार है। कितनी लंबाई का है, L लंबाई का है। माना L लंबाई का कोई एक चालक तार है जिनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। इसमें एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, N है। कितनी है बच्चों, N। यहां से हम बताएंगे क्या कि जब हम इसे बैटरी से जोड़ते हैं तो इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न होता है, V विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई? तो हम अब लिखेंगे क्या, तो चालक में उपस्थित जो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला बल, क्योंकि हमें F चाहिए। क्या चाहिए, F। F जब मिलेगा तो हम A तुरंत बता देंगे और जब A फाइंड हो जाएगा तो हम तुरंत VD का भी मान निकाल देंगे। तो हम यहां से भाई लिख रहे हैं, वो आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन बोला है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अपनी वीडियो को पोस्ट कर करके आप तुरंत रिकॉर्डिंग को सुन करके वो सारी चीजें अपनी नोट कर लिया करें। तुरंत हम यहां पर क्या लिखे दे रहे हैं, तो चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल आप सभी ने फर्स्ट चैप्टर में जो कूलाम चाचा ने बताया था, शायद याद होगा भाई, वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q पढ़ा था, शायद आपको याद आ गया हो। अगर हम यहां से F की वैल्यू निकाले, फाइंड करें, तो हमारे पास F बराबर कितना आएगा, Q इंटू E, जहां पर Q क्या है, आवेश। लेकिन हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। और आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल e से। तो क्या हम बच्चों यहां पर लिख सकते हैं कि F बराबर कितना लिख सकते हैं, F बराबर E इंटू कैपिटल E। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई भाई? आपको पता है कि हमें वैद्युत बल लाना है और वैद्युत बल के लिए कितना फार्मूला होता है, Q इंटू E। यहां पर Q इस वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, E से। इस कारण से F बराबर कितना हो गया, E इंटू कैपिटल E। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात, हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं चाहिए क्योंकि हमें रिलेशन किसमें निकालना है, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में। मतलब हमें V की जरूरत है। तो अभी हमने एक संधारित्र में, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में, 4th नंबर चैप्टर में हमने पढ़ा है, संधारित्र में कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ा था, E बराबर V/D, जहां पर D होती थी बेटा संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी। यहां पर हम चालक की बात कर रहे हैं, इस कारण से हम यहां पर D ना लेकर क्या ले रहे हैं, L। तो हमने यहां पर लिख दिया क्या कि E बराबर होता है V/L। कितना होता है बच्चों, E बराबर V/L। क्या ये वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं? तो हम यहां पर एक वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, तो F बराबर कितना आ जाएगा, E इंटू, अब E की वैल्यू कितनी है, V/L। हमने यहां पर इन्हें लिख दिया और वैल्यू का नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, नाम 1 दे दिया समीकरण। अब हमें देखना क्या है कि हमें क्या लाना है, त्वरण। तो अब हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का यदि द्रव्यमान कितना है, m है, तो वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m कितना हो बच्चों, m हो, तो आपके पास वैद्युत बल के कारण, किसके कारण बेटा, वैद्युत बल के कारण उत्पन्न त्वरण आपने देखा क्या कि हमारे पास A बराबर क्या आएगा, F/m। या यहां पर देखो ध्यान से कि F की वैल्यू कितनी दी गई, EV/L। तो क्या हम यहां पर वैल्यू को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं F की जगह पर? तो हमने यहां पर वैल्यू रखी, कितनी आ जाएगी, EV/ कितनी,
ml और इन्हें इक्वेशन कितना दे दिया, सेकेंड। मतलब हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई A बराबर वो कितनी आ गई, EV/ml। ये यहां पर हमने आपको फार्मूला बताया था कि भाई न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में बताया था F बराबर m इंटू ए। यहां से हमने फाइंड आउट किया है A बराबर F अपॉन कितना m। जो F की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो यहां पर हमने क्या कर दी, पुट कर दी। अब बात करते हैं किसकी, अपनी अनुगमन वेग की। तो ध्यान से अब यहां पर देखिएगा भाई, आपके पास इसमें एक कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से हम माने ले रहे हैं कि हमारे पास इस चालक तार में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर हम पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हो सकता है कि पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, मान लेते हैं उनका प्रारंभिक वेग u1 होगा, दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, u2 होगा, और तीसरे का कितना होगा, u3 होगा, चौथे का कितना होगा, u4 होगा। हमारे पास कुछ इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, मतलब इनके वेग होने लगेंगे, और इनकी जो धनायनों से जो टक्कर होगी बच्चों वो कितनी होगी, τ1, τ2, τ3। और जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो औसत मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, कहां बेटा, औसत। तो हमने यहां पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कितनी बार, कि हमारे पास जो औसत मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, अब औसत मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अभी हमने आपको बताया कि हमने गति के बेटा प्रथम समीकरण का प्रयोग किया है, और गति के प्रथम समीकरण से हम लेकर के आए थे Vd बराबर कितना, a टाउ। याद कर लीजिएगा भाई कि आपने गति का प्रथम समीकरण यूज किया था जिसमें प्रारंभिक वेग कितना था, औसत जो प्रारंभिक वेग था उनका कितना था, 0 था। यहां पर t की जगह पर हम कितना ले रहे हैं, टाउ ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर श्रांति काल की बात हो रही, और जिस कारण से हमारे पास बेटा जो फार्मूला निकल कर आता है वो Vd बराबर कितना निकल कर आता है, a टाउ। अब यहां से देखो कि a की वैल्यू हमें ये पता है, क्या हम जाकर यहां पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। आप देख क्या है कि Vd बराबर a टाउ हमने लिखा, a की वैल्यू कितनी हमारे पास, कितना लिखा भाई, EV। आप यहां पर रख सकते हैं कितना, EV/ml और इंटू कितना, टाउ। बच्चों यही हमारे पास अनुगमन वेग में और तथा विभवांतर में क्या है, संबंध है। यही अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध है। किसमें संबंध है, विभवांतर में संबंध है। तो क्या ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। सबसे पहले आप ध्यान बस इतना रखना है क्या, कि अगर आपको यहां पर रिलेशनशिप लाना है क्या, कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, तो याद रखना होगा कि गति के हम प्रथम समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, और जिस कारण से इलेक्ट्रॉनों का जो औसत अनुगमन वेग है वो Vd बराबर कितना होगा, a टाउ होगा। कितना होगा, a टाउ। a निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, F चाहिए। हमने यहां पर अपना फोर्स के लिए फार्मूला लगाया Q इंटू E, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, लेकिन यहां पर हमें विभवांतर लाना है। इस वजह से हमने संधारित्र में कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ा था E बराबर V/L, इस वजह से हमने E बराबर V/L रखा। यहां पर हमने इनकी वैल्यू को पुट कर दिया, F की वैल्यू को हम लेकर आ गए। इसके बाद अगर हम त्वरण की बात करें तो A बराबर कितना होता है, F/m। हमने A की वैल्यू अपनी निकाली तो F का जितना भी मान था वो यहां पर हमने पुट कर दिया, और A का जितना भी मान आया वो हमने जाकर इसमें रख दिया, और यही रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। जल्दी से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे अगले इस टॉपिक पर हम बात करते हैं जिसका नाम है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। मतलब हमें डेरिवेशन करना है बेटा ओम्स लॉ की, द बेस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो अभी पढ़ी है, अभी हमने जस्ट एक रिलेशन भी पढ़ लिया है कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। इसी के आधार पर ही हम ओम के नियम का सत्यापन करने वाले हैं। फिगर बिल्कुल सेम बना है, जैसा अभी हमने प्रीवियस डेरिवेशन में बनाया, सेम फिगर आपको वही बनाना है। कैसे लिखना है फिर से एक बार सुन लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने कोई एक चालक तार लिया है जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल है। कितनी है, स्मॉल है, और इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है। अनुप्रस्थ काट का मतलब जो तार का ये वाला पॉइंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, स्मॉल m है। कितनी है बच्चों, स्मॉल है।
फिर हम बात क्या करते हैं कि जहां पर जैसे हम इन्हें बैटरी से जोड़ते हैं तो इनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना हो जाता है, वीडी हो जाता है। कितना हो जाता है, वीडी। तब इसमें आई धारा क्या होती है, बहने लगती है। हमेशा आपको याद होना चाहिए क्या कि धारा की दिशा अनुगमन वेग की कैसी होती है, विपरीत दिशा में होती है। कहां होती है, विपरीत दिशा में होती है। अब हमें क्या करना है, ओम के नियम को लाना है। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है प्रीवियस अपने लेक्चर में कि भाई ओम का नियम होता है V अपॉन आई बराबर कांस्टेंट। शायद आपको याद है। मतलब हमें आपका क्या मिल जाए, V मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो मिल जाए, और हमें I मतलब वैद्युत धारा का मान मिल जाए। तो हमने पहला एक डेरिवेशन पढ़ा था, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। शायद आपको याद आ गया हो। I बराबर कितना था भाई, NeAVD। कितना था, NeAVD। अगर हम बात करते हैं विभवांतर की, तो आप सभी को पता है कि विभवांतर हमारे पास तो यहां पर कोई है ही नहीं, क्योंकि अभी हमने विभवांतर का कोई भी फार्मूला हमने फाइंड ही नहीं किया है। अब विभवांतर को लाने के लिए जस्ट अभी जो हमने डेरिवेशन पढ़ा है अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो अभी आपने पढ़ा था, शायद आपको याद हो कि Vd बराबर कितना होता था, कितना हमने निकाला था, EV अपॉन ml इंटू टाउ। कितना था भाई, EV अपॉन ml इंटू टाउ। अगर दो ये फार्मूले याद हैं तो मतलब ये डेरिवेशन अपनी मुट्ठी में है, पॉकेट में है, जब भी चाहो तब यूज करो। मतलब केवल पॉकेट में हमें कितने, दो फार्मूले भाई साहब याद रखने। कौन कौन से याद भी होंगे, बहुत सारे बच्चों को याद होंगे। कौन कौन सा फार्मूला, कि अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध क्या था भाई, I बराबर NeAVD, और दूसरा हमारे पास अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध कितना था, Vd बराबर EV अपॉन ml इंटू टाउ। क्या इतनी सी बात भाई क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं। अगर ये दो फार्मूले आपको याद हैं, मतलब आप डेरिवेशन आराम से क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं। अब हमने जब इतना डिस्क्रिप्शन अपना लिख लिया कि माना L लंबाई का कोई एक चालक तार है जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है, इसमें अगर इसे बैटरी से जोड़ा जाए तो इसमें क्या होता है कि अनुगमन वेग कितना हो जाता है, Vd, और इसमें धारा कितनी बहने लगती, आपके पास I धारा बहने लगती। बस धारा का हम फार्मूला यूज कर लेंगे। तो हम यहां से आपको स्टार्ट कर दे रहे हैं। कैसे लिखेंगे भाई, कि जब हम इतना जितना भी हमने डिस्क्रिप्शन बोला है आप पहले इसे लिख लेना, तब इसके बाद आप नीचे से ये लिखना जो मैं लिख रहा हूं। तो चालक में बहने वाली वैद्युत धारा, आपको पता होगा बच्चों कितना था, I बराबर रिलेशनशिप कितना था भाई, NeAVD। कितना था भाई, NeAVD। आपने तुरंत लिख दिया, और इक्वेशन कितनी दे दी, फर्स्ट दे दी आपने। फिर इसके बाद आप किसकी बात कर रहे हैं, अनुगमन वेग की। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग। कौन सा बच्चों, औसत अनुगमन वेग। Vd बराबर कितना था भाई, Vd बराबर कौन सा फार्मूला भाई, EV अपॉन ml इंटू टाउ, और इन्हें इक्वेशन कितनी दे दी हमने, सेकेंड। आप ध्यान से देखो कि Vd की जो वैल्यू है वो जाकर हम कहां पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। आप इन्हें लिख सकते हैं कि समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग। आपने Vd का मान जाकर कहां रख दिया, समीकरण, तुरंत आप रख दीजिएगा NeA। Vd की वैल्यू कितनी है भाई, EV अपॉन ml इंटू टाउ। अब ध्यान से देखिए कि हमने V अपॉन I लाना है, मतलब V अलग कर लिया जाए, I अलग कर लिया जाए। I तो वैसे भी अलग है,
केवल v की दिक्कत है, v अलग कर लेते हैं। पहले आप देखो यहाँ पर n है, n लिख दिया, यहाँ पर e और ये भी e ने e के साथ गुणा किया तो इनकी पावर 1, इनकी पावर 1। आप जानते हैं गुणा करने पर घातांक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इस कारण से e की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पर कितना है, एरिया क्षेत्रफल है, आपने इसे लिख दिया। यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम टाउ है तो टाउ भी लिख दिया और नीचे ml लिख दिया। आप ध्यान से देखो कि हमने v को क्या कर दिया, बाहर। क्यों बाहर कर रहा हूं, क्योंकि हमें लाना है ओम का नियम, और ओम के नियम के अनुसार हमें लाना होगा क्या, v अपॉन आई। इस कारण से हमने v को क्या कर दिया, बाहर। अब यहां से हम क्या करते हैं, अपने पास v अपॉन आई के फॉर्मेट में से बना लेते हैं। आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी को बराबर की इस साइड या उस साइड लेकर जाते हैं तो अगर वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन में, अगर मल्टीप्लाई में है तो किसमें आता है, डिवाइड में। तो हमारे पास ये डिवाइड में इधर कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये उधर मल्टीप्लिकेशन में तो ये कहां जाएगा, डिवाइड में। तो हम यहां से क्या निकालना है, v अपॉन आई। क्या निकाला हमने, v अपॉन आई। ध्यान से देखो ml कहां जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, ne स्क्वायर a टाउ। कितना आ गया भाई, ne स्क्वायर a टाउ। क्या इतनी सी बात भाई क्लियर है। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा कि अगर हमारे पास कोई एक निश्चित ताप ले लें, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो जाए तो ये पूरा का पूरा जितनी वैल्यू है, ये मान है हमारे पास, वो एक प्रकार से नियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियत। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिए। यहां पर देख क्या है कि यहां हमारे पास m का मतलब क्या है, मास मतलब द्रव्यमान। आप ही बताओ कि अगर हमने कोई एक चालक तार लिया है और जिसका वेट अगर कराएं तो मान लेते हैं कि उसका वेट एक किलो के आसपास है। कितना है, 1 किलो है। अगर m मतलब द्रव्यमान 1 किलो है, अगर हम इसे इस तार को इलेक्ट्रिसिटी दें, मतलब इसे आपके पास आई धारा इसमें प्रवाहित करें, तो क्या बताइए वो 1 किलो का तार क्या 2 किलो में तब्दील हो जाएगा, क्या वो 2 किलो होता है, कभी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास इसमें टेम्परेचर आपके पास कैसा है, आपका बिल्कुल कांस्टेंट है, तो हमारे पास m जो होगा वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। भाई साहब 1 किलो का तार 2 किलो कभी भी नहीं हो सकता है। अब बात किसकी कर लेते हैं, L की। L का मतलब लेंथ, आपकी जो लंबाई है चालक की। सपोज करिएगा कि हमारे पास जो हमने वायर यूज किया है वो लगभग हमारे पास 10 मीटर का है। कितने मीटर का, 10 मीटर का। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देते हैं, हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो बताइए क्या वो 10 मीटर का तार क्या 20 मीटर का हो जाता है, नहीं होता है। इसका मतलब भाई साहब L भी कैसा है, आपके पास कांस्टेंट है। n की बात करें तो n तो कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर लंबाई कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। E आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये तो बिल्कुल ही कांस्टेंट होते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अब बात किसकी करते हैं, एरिया की, अनप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की। तो अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सपोज दैट आप मान लीजिएगा कि आपने घर में अपने 2 mm का तार यूज किया है, इतनी मोटाई का। अगर हम उसे इलेक्ट्रिसिटी दें तो क्या वो 4 mm का हो जाता है क्या यार, बताइए। अगर ऐसा हो जाए तो कल से ही बाजार से लाया जाए और खूब ढेर सारा यूज किया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। इस वजह से आपके पास एरिया भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आपके पास ये सभी कांस्टेंट हैं, आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो श्रांति काल होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर ये जितनी भी वैल्यू है ये पूरी तरीके से कैसी होगी, एक नियतांक होगी। तो मैं यही बात यहां पर लिखे दे रहा हूं, क्या कि किसी निश्चित ताप पर, किस पर बेटा बात कर रहा हूं, किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर m/L ne² a टाउ एक कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है। आप सभी जानते हैं कि इस नियतांक को हम r से रिप्रेजेंट भी करते हैं, और हम कह सकते हैं कि r की जो वैल्यू होगी वो ml/ne² a टाउ के कैसे होगी, बराबर। इसे याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसमें हम 2 फार्मूले यहीं से बनाएंगे।
जिनका उपयोग हम बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चनों पर भी करते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि V अपॉन I बराबर क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। मतलब आपके पास जो ये वैल्यू है ये आपके पास कांस्टेंट हो गए, और यही हमारे पास क्या है, ओम का नियम है। बच्चों क्या है, ओम का नियम। और इस प्रकार से ओम के नियम का क्या है, सत्यापन होता है, ये प्रूव्ड होता है। क्योंकि आपको बेटा ओम ने अपने नियम में बताया था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को ना बदला जाए, वही कहानी है आइसोलेशन वाली, कोरोना चल रहा ना, आइसोलेशन में रखा जाता है। अगर हमारे पास किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, तो उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात कैसा होता है, नियत होता है। और यही बात हम लेकर आ गए। इस वजह से यहां से ओम के नियम का क्या होता है, प्रूविंग होती है, सत्यापन होता है। क्या इतनी सी बात भाई क्लियर हो गई, किसी को दिक्कत तो नहीं? तो आप एक जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम बात करते हैं अगली क्लास में।